अच्छा, ऐसा फिर क्या हुआ कि ये अब देखें वो इस वक्त एमएनए हैं, एक बड़ी पार्टी है उसके एमएनए, और उनके साथ साथ एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, फिर आपके साथ सदर है, और पाकिस्तान इसको सुने भी कि असल में वाकया हुआ क्या। 17 अगस्त को 11:15 का टाइम था जब मैं अपने ऑफिस में रिमांड्स फॉरवर्ड कर रही थी। तो एक रिमांड जो है ऐसे लेके आया मेरे ऑफिस में, तो वो सेक्शन 406 मैंने देखी पुलिस फाइल, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी ओपिनियन बनता था वो मैंने उस पर थ्रेशोल्ड टेस्ट अप्लाई करके तो ओपिनियन अपना लिख दिया। तो जूनियर्स जो है वो आए हैं मेरे ऑफिस में ना, उसी रिमांड की फाइल को लेके कहते हैं इसकी ना आप ये स्टेटमेंट चेंज करें। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं चेंज करना। खैर वो चले गए फाइल लेके। 2 से 3 मिनट के अंदर मुझे कॉल आ गई मेरे फादर की। उन्होंने कहा कि मुझे ना चंगेज खान काकड़ की कॉल आई थी, तो आपने वकालत करनी है या नहीं करनी, और आपकी बेटी ने जॉब करनी है या नहीं करनी। ये अल्फाज उन्होंने चंगेज खान काकड़ अदा। हाँ जी, उन्होंने कॉल पे ही कहे। तकरीबन थोड़ी देर बाद ही मेरे क्लर्क भी ऑफिस में बैठे हुए थे, उन्होंने दोबारा नायब कासिद को भेजा कि मैडम को बुला के लाएं। तो मैंने नायब कासिद से पूछा कि खैरियत है, तो उन्होंने कहा पता नहीं, डीपी साहब आपको बुला रहे थे। कहते चंगेज खान काकड़ और उसके काफी ज्यादा मतलब बुकला जो है वहाँ बैठे हुए। तो हम अभी डीपी साहब के ऑफिस में नहीं गए, हम इकट्ठे ही ऑफिस में एंटर हुए। जब हम गए तो चंगेज खान काकड़, अयूब सियालवी, फरह गुलजार अवान, उनके जूनियर सारे बैठे हुए थे चेयर्स पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते से हमारे फैसलाबाद बार के हवाले से एक वाकया जो है वायरल हुआ है, और उस वाकया की विक्टिम, या आप कह लें कि जिनको सोशल मीडिया पर हरासा भी किया जा रहा है, जिनकी किरदार कुशी भी की जा रही है, हमारे साथ आज मौजूद हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं मैडम सहरिश आरिफ। वो आज हमारे पॉडकास्ट की खुसूसी मेहमान हैं, और हम इनसे पूछेंगे कि असल इस वाक़े के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्यों इस तरह हुआ, ये तमाम बातें इनसे पूछेंगे। मैडम सहरिश आरिफ, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। सबसे पहले तो ये तो बड़ा एक वाक़या आज़ारी बात है, इस पे हम जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि मैडम सहरिश आरिफ का ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, शुरुआत कैसे हुई, और यहाँ पर ये प्रोसिक्यूटर की सीट तक कैसे पहुंची? सर स्टार्टिंग मेरे फादर जो हैं वो एयरफोर्स ऑफिसर हैं, मतलब रिटायर्ड फौजी हैं। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने लॉ किया, तो अब तकरीबन 30-35 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं फैसलाबाद में एज एन एडवोकेट। वो भी वकील है? हाँ जी, वो भी वकील है। अच्छा। तो मुझे भी उन्होंने लॉ करवाया, और फर्स्ट मेरी स्कूलिंग जो है वो एयरफोर्स स्कूल की लाहौर की है, क्योंकि हमारी रेजिडेंस लाहौर में थी। देन हम शिफ्ट हुए थे फैसलाबाद। ठीक है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने LLB किया, और उसके बाद फिर मेरे जो है LLM किया साथ में, मतलब मैंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की है, और बाकी छोटे मोटे जो जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट्स पे काम भी मैं करती रही हूँ। ठीक है। और प्रैक्टिस भी मैंने की है। ठीक है। अपने फादर के साथ ही। अच्छा, ठीक। तो आप कह सकते हैं मतलब एक अच्छी प्रैक्टिसिंग लॉयर भी रही हूँ। अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा, इतनी जबरदस्त आप देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन के हवाले से ये चीजें देखी जाए तो आप मेरे ख्याल में बाहर में काफी ज्यादा ऑन टॉप जो है वो शख्सियत में आती, जो ज्यादा पढ़ी लिखी भी हैं। अच्छा, आप ये जो प्रोसिक्यूटर की सीट है, तो ये फिर कैसे यहाँ कैसे आपके आना हो गया? एक्चुअली मेरे फादर जो हैं उनकी विश थी कि मैं एक सिविल जज बनूं या कोई ऑफिसर की सीट पे आऊं। ठीक है। तो प्रैक्टिसिंग उनको मेरे लिए इतनी सूटेबल नहीं लगती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक अच्छी सीट पे हूं। तो इसलिए एक उनका ड्रीम था। उसके बाद ये कि मेरा वो पैशन बन गया। मैंने फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू की, और लॉ पे अपनी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग की। फिर मैंने PPSC का जो पेपर है ADPP का, जिसको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, वो एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पूरे पंजाब की पूरी डिस्ट्रिक्ट में मैं टॉप 10 में जो है क्वालिफाई किया। मैंने 7th नंबर पे हूँ मैं मेरिट पे, और 30th हमारा बैच है ADPP का, मतलब 2023 में मैंने ज्वाइनिंग दी थी। ठीक है। और 1 year and 3 or 4 month हुए मेरी सर्विस को। अच्छा, 1 साल तकरीबन 1.5 साल? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल में आप कभी ऐसा आपके साथ कोई वाकया पेश आया जो ये जो अभी करंट जो वायरल हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ? इससे पहले हुआ था 2015 में। अच्छा। फैसलाबाद में ही हुआ था। अच्छा। और उस वाकये में ये है कि हम स्टैंड नहीं ले सके थे ड्यू टू सम रीजन। आपको पता है एक खातून जो है वो सोसाइटी में इजी ट्रैप समझी जाती है। अगर वो अपनी राइट के लिए स्टैंड लेती है तो उसके हक में लोग कम होते हैं, उसके अगेंस्ट ज्यादा होते हैं। नहीं, अभी ये जो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये जो 1.5 साल का हुआ, कभी ऐसा नहीं, इसमें कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, स्मूथ सर्विस चल रही थी बिल्कुल इस पूरे 1.5 साल में। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा फिर क्या हुआ कि ये अब देखें वो इस वक्त MNA हैं, जो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है, एक बड़ी पार्टी है, उसके MNA, और उनके साथ साथ एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, फिर आपके साथ सदर है। जी जी। ऐसा क्या वाकया, मुझे थोड़ा सा डिटेल में इसलिए मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आपके हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही है, और मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान इसको सुने भी कि असल में वाकया हुआ क्या। जी,
एक्चुअली 17 अगस्त को तकरीबन 11 का टाइम था जब मैं अपने ऑफिस में रिमांड्स फॉरवर्ड करी थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि उसने रिमांड्स फॉरवर्ड भी करने हैं, उसके अलावा बेल्स में जो है वो आर्गूमेंट भी करने हैं, फिर आपने एविडेंस करवानी है और एग्जामिनेशन चीफ एंड ऑल दैट, सारा जो ट्रायल है वो कंडक्ट करना होता है। मैं वही अपनी रूटीन का काम जो है वो कर रही थी। तो एक रिमांड जो है ऐसे लेके आया मेरे ऑफिस में, तो वो सेक्शन 406 जो है उस पर थी, पीपीसी का था। मैंने देखी पुलिस फाइल, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी ओपिनियन बनता था वो मैंने उस पर थ्रेशोल्ड टेस्ट अप्लाई करके तो ओपिनियन अपना लिख दिया। वो फाइल लेके गए हैं कोर्ट में, तो विद इन 5 और 10 मिनट्स 2 जूनियर्स जो हैं वो आए हैं मेरे ऑफिस में ना, उसी रिमांड की फाइल को लेके, और उन्होंने आके कहा कि मैडम आपने ये रिमांड फॉरवर्ड किया। मैंने कहा जी बिल्कुल किया। कहते हैं इसकी ना आप ये स्टेटमेंट चेंज करें। तो आई आस्क्ड व्हाई, क्यों चेंज करूँ ना? उन्होंने कहा कि नहीं आपने ठीक नहीं लिखा, इसको चेंज कर दें। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं चेंज करना, क्योंकि जब एक दफ़ा हम कोई तहरीर लिखते हैं सरकारी फाइल पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते, सो मैं भी नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि आप इसको आराम से करेंगी या फिर हम करवा लें। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। अच्छा, जो आपके जूनियर्स थे? जो उनके जूनियर्स, अच्छा उनके जूनियर्स थे, अपोजिट पार्टी के 2 लोग थे जो आए थे। तो आई सेड कि आप मेरे ऑफिस से जाएं और मुझे थ्रेट ना करें। खैर वो चले गए फाइल लेके। उसके बाद मुझे फोन आया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर मुझे कॉल आ गई है मेरे फादर की। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कोई रिमांड फॉरवर्ड किया है? मैंने कहा कि अबू जी मैंने तो काफ़ी रिमांड फॉरवर्ड किए, आपने अब किस रिमांड की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे ना चंगेज़ खान काकड़ की कॉल आई थी, तो वो मुझे कह रहा था कि आपकी बेटी ने रिमांड फॉरवर्ड किया है मेरे केस का, और उसमें उसने ना गलत लिखा है, तो आपने वकालत करनी है या नहीं करनी। अच्छा, मतलब उन्होंने कॉल पे पहले थ्रेट कर दिया था, और आपकी बेटी ने जॉब करनी है या नहीं करनी। तो अब्बू ने उनसे पूछा, उन्होंने चंगेज़ खान काकड़ था? हाँ जी, उन्होंने कॉल पे ही कहे। तो फिर मेरे फादर ने उनसे पूछा कि मतलब ऐसी क्या बात होगी जो आप इतने हाइपर हो रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं आपकी बेटी ने गलत ओपिनियन पास किया, उसको कहीं इसको चेंज करे। अब्बू कहते मुझे तो मैटर का नहीं पता, मैं बात करता हूँ फिर आपसे बात आपको रिप्लाई करूंगा। उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझसे इंक्वायर किया, तो मैंने बताया, मैंने कहा जी मैंने रिमांड तो पास किया है, सॉरी फॉरवर्ड किया है, तो बाकी ये है कि उसने उसको ग्रांट करना या नहीं करना तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजिस्ट्रेट की पावर है वो उसको करें या ना करें। अब सारी बात है। हाँ जी मैंने कर दिया। तो उन्होंने कहा आपकी तरफ कोई आया था? मैंने कहा जो जूनियर्स आए थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर कोई नेक्स्ट आए ना तो फिर मुझे बताना आप। मैंने कहा ठीक है। जाहिर है उनको भी आइडिया होगा जिस तरह की उनकी टोन थी, जैसे वो थ्रेट कर रहे थे। उसके बाद तकरीबन थोड़ी देर बाद ही एक जो मेरे क्लर्क भी ऑफिस में बैठे हुए थे, नीचे से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनके नायब कासिद आए हैं, उन्होंने उनको क्लर्क को बुलाया। तो क्लर्क जो है वो फाइल वही दोबारा लेके आए मेरे पास ना। उन्होंने कहा कि मैडम ये डीपी साहब कह रहे हैं कि आप इसकी ना स्टैंप लगा दें इस पे। तो मैंने कहा कि क्यों, इस पे क्यों स्टैंप लगानी है, इसमें क्या स्पेशलिटी? क्योंकि बाकी फाइल्स पे जब भी मैं रिमांड फॉरवर्ड करती हूँ सिर्फ सिग्नेचर करती हूँ, तो इस पे मैं क्यों स्टैंप लगाऊँ ना? उन्होंने कहा मैडम लगा दें आप, डीपी साहब ने कहा। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लगाना, डीपी साहब ने कहा है तो आप उनको कह दें कि मैडम ने कहा है कि मैंने नहीं लगाना, क्योंकि मैंने सिग्नेचर कर दिया। वो ले गए फाइल। जैसे वो फाइल नीचे लेके गए हैं तो उन्होंने दोबारा नायब कासिद को भेजा कि मैडम को बुला के लाएं। तो मैंने नायब कासिद से पूछा कि खैरियत है? तो उन्होंने कहा पता नहीं, डीपी साहब आपको बुला रहे थे। मैंने कहा ऑफिस में कोई आया? कहते हाँ जी। मैंने कहा कौन है? कहते चंगेज़ खान काकड़ और उसके काफी ज्यादा मतलब वकला जो है ना वहाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, क्योंकि उस टाइम 2-3 और भी ऐसे बैठे हुए थे जो मैं जिनके रिमांड्स फॉरवर्ड करी थी। छुट्टियां हैं तो 2-3 कोर्स जो हैं वो मुझे मिली, काफी काम का बर्डन है, काफी ज्यादा हमने रिमांड्स जो है डेली फॉरवर्ड करने होते हैं। तो उसके बाद मैंने एहतियातन अब्बू को कॉल किया और मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मुझे पता चला है कि वो चंगेज़ खान काकड़ उसके जूनियर्स या जो भी लोग हैं बाकी नीचे आए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे थ्रेट यहाँ पर भी करके गए और आपने भी बताया। उसके बाद ये है कि अब मैं ओटीपी साहब के ऑफिस में तो जाऊंगी लेकिन आप आ जाएं। उन्होंने कहा कि मैं क्यों आ जाऊं? मैंने कहा आप आ जाए, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे ना कोई इशू होगा, क्योंकि वो सारे इकट्ठे होके आए, मैंने ये सुना है ना। तो अब्बू कहते अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। अब जब तक मेरे फादर नहीं आए मैं अपने ऑफिस में ही रही हूँ, तो 3-4 मिनट में वो आ गए हैं कोर्ट से या अपने चैम्बर से। तो हम अभी डीपी साहब के ऑफिस में नहीं गए, हम इकट्ठे ही ऑफिस में एंटर हुए हैं। जब हम गए हैं तो वो चंगेज़ खान काकड़, अयूब सियालवी, फरह गुलजार अवान, उनके जूनियर सारे बैठे हुए थे चेयर्स पे। तो हम जाके खड़े हो गए और डीपी साहब ने मुझे फाइल मेरे सामने कही और कहा कि इसको ना इस पे स्टैंप लगा देना। मैंने कहा सर मैंने आपको बताया था कि मैंने स्टैंप नहीं लगानी। उन्होंने कहा नहीं लगा दें इस पे स्टैंप, आपने क्योंकि फॉरवर्ड किया है और ये वकील साहब भी कह रहे हैं, तो जो भी ये कह रहे हैं कर दें। मैंने कहा आपको पता है कि ये क्या कह रहे हैं? कहते जो भी कह रहे हैं कर दें। मैंने कहा सर ये एक इलीगल काम करने को कह रहे हैं तो मैं इलीगल काम नहीं करूंगी। ये कह रहे हैं कि इसकी तहरीर चेंज कर दें, जो आपने ओपिनियन ड्रॉ किया उसको चेंज कर दें। मैंने नहीं करना क्योंकि मैं एक दफ़ा लिख चुकी हूँ। तो डीपी साहब कहते हैं कि आप ना स्टैंप लगाने में कोई हर्ज नहीं है वैसे अगर लगा देंगे। मैंने कहा सर मैंने आपको पहले भी बता दिया है और अब भी बता रही हूँ कि मैंने स्टैंप नहीं लगाना। अच्छा, आपका तो बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड था, एक किस्म का असूली और कानूनी मौक़िफ़ था। जी।
तो फिर आपके साथ एक किस्म के इतने सारे लोग फिर वहाँ पे जब प्रेशराइज करने आए थे। अच्छा, वो प्रेशराइज करने आए थे कि हम ऐसे डरा धमका के तो अपनी बात भी मनवा लेंगे और रिमांड का जो ऑर्डर। जब आप वहाँ पर गई उनके ऑफिस में तो वहाँ पर फिर क्या सीन आपने देखा, कितने लोग थे तकरीबन? डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में तकरीबन ये 7-8 लोग थे। अच्छा। जिनमें चंगेज खान काकड़ जो है वो वहाँ बैठे हुए स्मोकिंग कर रहे थे। अच्छा। और बाकी इनके साथ है यूब सियालवी और गुलजार अवान और इनके एक जूनियर एजाज और इरफान। मतलब ये जो है इनके मुझे एग्जैक्टली नाम पता थे कि ये लोग हैं। बाकी जो 2 थे उनके मुझे उनके जूनियर थे लेकिन उनके मुझे नेम नहीं पता कि अच्छा, फिर क्या कन्वर्सेशन वहाँ पर क्या हुई? वो इसी तरह मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि आप इस पे स्टैंप लगाएं, तो मैं उसको रिफ्यूज कर रही थी। फिर उन्होंने चंगेज खान काकड़ ने दोबारा मुझे कहा कि अगर आप स्टैंप नहीं लगाएंगे तो हम आपका बंदोबस्त कर लेंगे। अच्छा। जब उन्होंने ये वर्ड यूज किया तो फिर मेरे फादर आ गए, मेरे साथ खड़े थे, वो थोड़ा आ गया। उन्होंने कहा क्या बंदोबस्त करेंगे आप, मतलब क्या सहरिश ने ऐसा क्या किया जिस पे आप बंदोबस्त करेंगे ना। उन्होंने कहा कि इन्होंने इसने रिमांड एक तो गलत रिमार्क्स लिख के फॉरवर्ड किया है, दूसरा ये है कि इस पे स्टैंप नहीं लगा रही। तो मेरे फादर ने कहा कि वो अपनी ड्यूटी जो है वो ऑनेस्टली से कर रही है और जो लॉ के अकॉर्डिंग उसको लगता था उसने कर दिया। अब काम मैजिस्ट्रेट ने करना है, तो अब यहाँ पर क्यों मतलब आ गए सारे इकट्ठे हो गए ना। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इनके खिलाफ ना सहरिश के खिलाफ हमने एप्लीकेशन देनी है, तो ये स्टैंप लगाए। मैंने कहा सर आपने एप्लीकेशन देनी है तो दे दें आप, स्टैंप इज नॉट नेसेसरी, स्टैंप मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि एक तो ट्रेडिशन नहीं है, दूसरा रिमांड पे कोई भी स्टैंप नहीं लगाता कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मेरे सिग्नेचर है तो मैंने वो कर दिए। तो फिर हमारे जो डीपी साहब है उन्होंने कहा कि मैडम ये रिमांड आपने फॉरवर्ड किया। मैंने कहा सर एग्जैक्टली मैंने किया है, सिग्नेचर आपके? मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा मैं ऑन करती हूँ। तो चंगेज खान काकड़ ने कहा लिखे एप्लीकेशन इसके खिलाफ भी लिखे और इसके फादर के खिलाफ भी लिखे। अच्छा। बल्कि फादर का वर्ड नहीं यूज बोला था, उन्होंने बोला था इसके खिलाफ भी लिखे और इसके अब्बे के खिलाफ भी लिखे, ये वर्ड उन्होंने बोला था। तो मैंने कहा कि चले मेरे खिलाफ तो लिख दें, मेरे फादर के खिलाफ क्यों लिखनी है आपने, उनकी क्या इसमें है ना क्या उनका रोल है। तो उन्होंने कहा कि जी आप दोनों ना बाप बेटी पैसा खाते हैं। अच्छा। इतना संगीन इल्जाम उन्होंने वहीं पे लगा दिया। अच्छा। मैंने कहा इस बात का क्या प्रूफ है और ये आप क्यों कह रहे हैं। वहां से तलखलामी जो है वो स्टार्ट हुई है। अच्छा। फिर उन्होंने जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दी है चंगेज खान काकड़ ने। अच्छा। तो इन साथ इन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि मैं पंजाब बार का मेंबर हूँ। तो अब्बू ने फिर कहा है कि हमें पता है आप पंजाब बार के मेंबर हैं, हमने ही वोट दिए हैं आपको जिसकी वजह से आप पंजाब बार के मेंबर बने, और हमें नहीं पता था कि हमारे वोटों से आप मेंबर बन के हमें ही थ्रेट करेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई का जो है वो एमएनए भी हूँ, एमपी सॉरी मैंने एमपी वो भी हूँ, तो आप लोगों को मैं अच्छी तरह देख लूंगा। मैंने कहा सर आपने जिस तरह देखना है आप देख लें, हमने काम करना था कर दिया, आप कोर्ट में चले जाए। तो क्योंकि कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट में जाके आप इसका जो भी करना है आप कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोर्ट में तो नहीं करना, हम यहाँ पर आए तो यहाँ से करवा के ही जाएंगे। अच्छा। फिर वो उठ के खड़े हो गए चंगेज खान काकड़, साथ ही उनके जूनियर्स खड़े हो गए। फिर उन्होंने जो एक किस्म का वो फाइट स्टार्ट कर दी है। वहाँ पे ये चाय पी रहे थे, वहाँ पे प्लेट्स पड़ी हुई थी, इन्होंने प्लेटें उठा के मारी है। और ये एशट्रे जो है वो चंगेज काकड़ ने मारी है जिसकी मुझे मेरे फादर के यहाँ पर लगी है और उनके यहाँ पर जख्म भी है, वो अच्छा खासा नील बन गया हुआ है। अच्छा। फिर उन्होंने उनको धक्का दिया, वो ये चंगेज खान काकड़ ने उनको वो एशट्रे मारा उन्होंने मारा। कोई और कुछ और प्लेटें भी जो उनको जो जूनियर्स ना वो उठा के मार रहे थे, वो उधर कोई दीवार पे लग रही थी, कहीं लग रही थी। मतलब उन्होंने स्टार्ट यहाँ से की है। अच्छा। उसके बाद फिर उनका एक जूनियर है जो खड़ा, वो उसने उठा के कुर्सी लेके आ रहा था वो। अच्छा। उसने चेयर जो है वो मारने की कोशिश की जिसको मैंने पीछे करके फेंका। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे फादर है ना वो है हार्ट पेशेंट, लास्ट ईयर उनका स्टंट प्लांट हुआ है और डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया था कि एक तो इनको सांस जो है वो ज्यादा ना चढ़े, दूसरा ये कि इनको अग्रेसिव नहीं होने देना। तो जिस तरह का माहौल उन्होंने क्रिएट किया था, जैसे वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे और बाकायदा हमें हरासा कर रहे थे, ऑटोमेटिकली इंसान को गुस्सा भी आ जाता है। मेरे फादर गुस्से में आ रहे थे और मुझे था कि मैं खुदा ना खास्ता इनको कुछ होना है। जब मैं उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, मैंने रोक रही थी, अबू नहीं, वो कह रहे थे कि वो गालियां भी दे रहे हैं और आगे से वो इस तरह भी करे, तो मुझे अब छोड़े मैं इनको देख लेता हूँ। मैंने उनको फुल जिसको कहते हैं पकड़ा हुआ था कि हमने फाइट नहीं करनी, क्योंकि वो एक तो तादाद में ज्यादा थे, दूसरा वो इतने हाइपर हुए थे कि अगर वो खुदा ना खास्ता कोई भी चीज उठा के मारते वो सर में लग जाती मेरे या मेरे फादर के, तो वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा हो जानी थी। इस वजह से मैं वहां पर थोड़ा सा जिसको कहते हैं आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी सिचुएशन को। फिर इनका जो एक जूनियर है उसने उठ के तो पिस्टल निकाल लिया है। अच्छा। उसने वो मारा भी है और उसने फिर धक्का दिया है मुझे भी, और जैसे मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया है। तो ये इसी सारे सिनेरियो में जो भी कुछ होता रहा है, कभी वहां पर सारे सीनियर्स वकला खड़े थे, ना किसी ने रोकने की कोशिश की है, ना किसी ने इनको ये कहा है कि एक फीमेल प्रोसिक्यूटर आप उसको हरासा कर रहे हैं। उसके फादर जो इतने सीनियर लॉयर है, मतलब मेरा ख्याल है कि अच्छा ये तो वैसे हिरासत से भी आगे की बात है बिल्कुल, ये आगे की बात है। और हमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी किया उन्होंने, मतलब कि रास्ता कहीं नहीं था जहां से हम बाहर जा सकते। अच्छा। तो ये तो पीपीसी का ये सेक्शन भी इन पे अप्लाई होता है, इन्होंने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी हमें किया। एक चीज और है आपके हवाले से बड़ा, उन्होंने तो वो लेटर भी बना लिए हैं शायद, और सोशल मीडिया पे उसको फैलाया भी जा रहा है कि आप तो वो कहते हैं कोई ज़हनी मरीज हैं या आप कोई खुदा ना खास्ता जो है आपके हवाले से इस तरह की बातें की जा रही हैं। चले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 डिग्रीज हैं जो मैंने की हैं। अच्छा। पहले मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने एलएलबी किया, फिर मैंने बीएड किया, उसके बाद मैंने एलएलएम किया
और उसके बाद MBA किया, साथ में इस्लामिक शरिया लॉ कोर्स किया। और सारी जो है ना रिनोल्ड यूनिवर्सिटीज से मेरी जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, और पूरे डिपार्टमेंट में, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में मेरी क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देख लें कि इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद इंसान को अगर ज़हनी मरीज कहा जाए और उसकी जिसको कहते हैं करेक्टर असैसिनेशन की जाए, फेसबुक पे उसको डीफेम किया जाए, तो फिर ये अल्लाह ही बेहतर जान सकता है कि कौन ज़हनी मरीज है और किसको बनाया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। आपके साथ ये सारा वाकया हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने केस फाइल किया? बिल्कुल, हमने फिर इस पे FIR रजिस्टर करवाई है और जिसपे उन्होंने बाकी सेक्शंस जो है वो लगा दिए थे। और जब केस फाइल हो गया, FIR हो गई है, तो उसके बाद फिर ये दोबारा से हमें थ्रेट देने शुरू कर दिए। अच्छा। कि आपने FIR क्यों करवाई है, किसके कहने पे करवाई, कौन आपके साथ इन्वॉल्व था एंड ऑल दैट। तो अब इस जो इशू है इसको ना ये सियासी रंग दे रहे हैं। अच्छा। कि कभी ये कहते हैं कि ये नून लीग के साथ है, कभी ये कहते हैं कि PTI की जो उसको कहते हैं नफरत में सारा कुछ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि मेरा तो किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ना नून लीग वाले हमारे साथ आए थे कि आप FIR दे दें, ना उन्होंने हमें कॉल की थी। हम खुद गए हैं क्योंकि हमारे साथ ये मिसहैप हुआ है। तो ऑब्वियसली मैं विक्टिम हूँ, मेरे फादर विक्टिम है, तो हमने ही FIR दर्ज करवानी थी, किसी दूसरे ने तो नहीं करवानी थी। या किसी दूसरे को क्या बेनिफिट है? हम दोनों गए थे, हमने जाके करवाई है। अच्छा, बल्कि मैंने करवाई है। अच्छा, उस केस में ऐसी क्या चीज थी, ऐसी क्या पावरफुल कोई क्या कहते हैं कोई या कोई इल्जाम था जो उन्होंने इतना ज्यादा एग्रेसिवली और इतने बड़े नाम जो थे वो इस केस के लिए आ गए? एक्चुअली उस सेक्शन उस पे 406 PPC जो है वो लगा हुआ था, जो कि था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। और इसमें यह है कि चंगेज खान काकड़ या इनके जूनियर कोई मवेशी की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं वकालत के साथ साथ ना। ठीक है। तो उन्होंने उनके जूनियर्स की तरफ से FIR थी कि इसमें इनको इतनी जो अमाउंट है उसका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुआ है। फिर उन्होंने FIR करवाई है और उसको ना उन्होंने रिकवर करवाना था। तो अच्छा, ये चंगेज खान काकड़ और ये फरूक गुलजार अवान और ये लोग अपने जूनियर्स की किस्म का उनका साथ देने के लिए आए थे? बिल्कुल। अच्छा, उनका साथ देने। अच्छा, उनका कोई इशू नहीं था? उनका खुद से कोई इशू नहीं था, उन्होंने इशू बनाया इसको। अच्छा। ना यूब सियालवी का केस था, ना फरूक गुलजार अवान का केस था, ना ही चंगेज काकड़ का केस था। क्योंकि FIR में कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है। मुद्दई में जो है एजाज अहमद का नाम लिखा हुआ है। अच्छा। जो कि जूनियर है चंगेज खान काकड़ के। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने केस फाइल किया, आपको वहां पर तो कोई हर्डल्स या किस तरह की चीज नहीं फेस करना पड़ी? नहीं, वहां पर कोई हर्डल्स थोड़ी बहुत हुई थी स्टार्ट में, क्योंकि चूंकि ये लॉयर्स हैं तो आपको पता है कि लॉयर्स के अगेंस्ट पुलिस इतनी जल्दी FIR नहीं देती। कोई इनके SOPs वगैरह भी होती है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो लेकिन ये कि मैंने 15 पे कॉल कर दी थी, उनको सारा बताया था। फिर उसके बाद SHO को भी मैंने सारी सिचुएशन बता दी थी, इस तरह की है। थोड़ा टाइम हमें लगा था इसमें, 2-2.5 घंटे जिसका कह सकते हैं आप। लेकिन उसके बाद फिर हमें E-टैग इशू कर दिया था उन्होंने, आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन हो गई है, तो अब इसको देख लेंगे। उसके बाद आप तो खातून हैं, आप जो मैं अभी जज कर रहा हूँ कि आप इंतहाई पढ़ी लिखी और इंतहाई डिसेंट वे में आप सारी बातें कर रही हैं। तो ऐसा क्या ग्रज था या ऐसी क्या चीज थी जो कि एक आपको इस इतने बड़े लेवल पर ले गई? ग्रज अगेंस्ट लॉयर्स की बात कर रहे हैं? नहीं, आपका क्या उनके साथ ऐसी ज्यादा दुश्मनी थी? मेरी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है, कोई मेरा उनके साथ ग्रज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी आपका पहले आमना सामना होगा किसी केस में, किसी बात में, कोई इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, कोई बात कभी लड़ाई उनके जूनियर्स के साथ? नो, इनके जूनियर्स को मैं इतना जानती भी नहीं हूँ। और चंगेज खान, अच्छा, ये पहली दफा हुआ है सब कुछ? फर्स्ट टाइम हुआ है, बिल्कुल। मेरी सर्विस सबसे मैंने ज्वाइन की फर्स्ट टाइम हुआ। फर्स्ट टाइम हुआ है। अच्छा, आप क्या आप समझती हैं कि अब आपके हवाले से तो क्योंकि एक बाकायदा एक कैंपेन चल रही है कि आप कोई ज़हनी मरीज हैं और आपने जो है वो सारे का सारा जो है वो किसी पार्टी की इमा पर किया है, क्या आपके साथ नून लीग के किसी बंदे ने रब्ता किया है? नहीं, मेरे साथ नून लीग के किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया था। जब ये इशू थोड़ा सा जो हाईलाइट हुआ है, क्योंकि जब FIR जो है वो रजिस्टर हो गई थी तो जाहिर है वो तमाम लोगों तक पहुंच गई थी। उसके बाद फिर जियो न्यूज़ वाले जो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है, तो उन्होंने ऐसे कहा था हमने आपका इंटरव्यू करना है, तो वो करने आए थे। वहां से जो बात है वो स्टार्ट हुई है, मतलब कि फिर मीडिया पे फिर आई है। उसके बाद फिर हिना परवेज भट्ट जो है उन्होंने इसका नोटिस लिया है, तो उन्होंने इस पे बाकायदा अपनी पोस्ट जो है वो भी शेयर की थी। उसके बाद फिर ये कि उन्होंने कॉन्टेक्ट भी किया था कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि जो वुमेन हरासमेंट है वो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। क्या हिना परवेज भट्ट साहबा ने आपको आपसे मिलने की या आपसे मुलाकात भी की? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, आपकी इतनी बड़ी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, आपको एक किस्म का ज़हनी मरीज बनाया जा रहा है, आपको जो है वो पूरा वायरल किया जा रहा है, आपका कोई सर्टिफिकेट है बनाकर कि जी ये देखे जी ये तो इनका रिकॉर्ड ही ऐसा है। तो क्या कोई हुकूमती नुमाइंदा, मरियम नवाज साहब चूंकि खुद भी खातून है, वो वज़ीर आला पंजाब है, या हिना परवेज भट्ट या उस्मा बुखारी या इन
किसी भी खातून ने आज तक मिलने की कोशिश की? अभी तक तो किसी ने भी मिलने की कोशिश नहीं की। क्या कहेंगी इसके ऊपर? क्या आप तो खुद खातून हैं। इस पे मैं यही कहूंगी, मरियम नवाज सेम साहिबा है, कि आपने तो कहा था कि आप फीमेल एम्पावरमेंट के लिए काम भी करती हैं, और ये भी कहा था कि इन पे तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं भी एक खातून हूँ, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि खातून जो है, खवातीन हमारी रेड लाइन है। तो मैं भी एक खातून हूँ, और ये सारा कुछ जो है मेरे ऑफिस में और गवर्नमेंट के ऑफिस में किया गया। इसका मतलब है कि फीमेल्स जो है वो जॉब करने के लिए घरों से ना निकलें, हम घरों में कन्फाइन हो जाए, या फिर अगर हम बाहर आती हैं तो अगर हम अपने ऑफिस में अपने डिपार्टमेंट में सेफ नहीं है तो फिर हम कहाँ सेफ होंगे? मतलब हर जगह पे हम अब क्या अपने साथ जो है वो गार्ड्स लेके जाएं, या इन लोगों की तरह गन्स जो है वो साथ लेके जाएं, फिर हम अपनी जॉब कर सकते हैं। तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी मरियम नवाज साहिबा से कि फीमेल जो है उनके साथ उनको हरासा किया गया, बदतमीजी की गई, उनके फादर को टॉर्चर किया गया उनके सामने। किसी भी बेटी के लिए ये बिल्कुल अनटॉलरेबल होता है कि उसके फादर को उसके सामने कुछ कहा भी जाए, गुस्से से भी कहा जाए, और चाहिए जाए कि इन्होंने बकायदा मारा है, टॉर्चर किया है, जख्मी किया है उनको। उसके बाद वो हार्ट पेशेंट हैं, 70 ईयर उनकी एज है, इतने सीनियर मेंबर ऑफ फैसलाबाद बार है। इशू तो मेरे साथ था ना, मेरे फादर का क्या कसूर था? उनको उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती इन्होंने की है, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, फेसबुक भरी पड़ी है, आप विजिट कर सकते हैं सारी प्रोफाइल्स पे कि फैसलाबाद बार सारी उनके साथ खड़ी है। कुछ लोग डर के खड़े हैं उनके साथ, कुछ लोग उनके साथ वैसे मिल गए हुए हैं, कुछ लोगों को मेरे साथ वैसे ही हसद का प्रॉब्लम है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो अजीब सा उन्होंने क्रिएट कर दिया, एक एटमॉस्फेयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और मेरे फादर एक साइड पे अकेले खड़े हैं, बाकी सारी जो फैसलाबाद बार है और बाकी सारी कम्युनिटी वो एक साइड पे। तो आप पूरी कम्युनिटी की इतनी बड़ी मुखालफत ले रही हैं, आप एक प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया आपने, आपके बकौल या आपकी दानिस्त में, और आप जो है बिल्कुल राइट पोजीशन में खड़ी हैं। तो क्या आप कल कला को किसी मफाहमत या किसी तस्फिये या किसी इनके साथ सेटलमेंट की तरफ तो नहीं जाएंगे? फिलहाल तो सेटलमेंट का कोई मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि जितना मैटर उन्होंने खराब किया है या जितनी बदतमीजी उन्होंने की है, बदतमीजी बहुत छोटा वर्ड है, उन्होंने हरासमेंट की है बकायदा, उन्होंने टॉर्चर किया है, उन्होंने हमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है, मारने की कोशिश भी की है। जब आप पिस्टल निकाले थे तो उसके बाद इट मींस कि आप मारने की कोशिश ही कर रहे हैं, फायर भी हुआ, थ्रेट कर रहे नहीं, फायर नहीं हुआ, बस उन्होंने पिस्टल निकाले, उसके बाद कुर्सियां मारी हैं उन्होंने, वो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जख्मी करने की कोशिश की है। वो आगे से फिर मेरी थोड़ी आप विल पार कर लें, जो भी कह रहे हैं कि मतलब मैंने अपना सेल्फ डिफेंस किया, उनको कुछ नहीं कहा, मैंने अपना बचाव किया। हालांकि मैं चाहती तो अपने सेल्फ डिफेंस में उनको भी मार सकती थी, जवाबी कार्रवाई हम भी कर सकते थे वहां पे। आप तो ज़हनी मरीज, आपको तो मरना चाहिए था आपको तो वहां पे जो जिस तरह उन्होंने वो सारा कुछ कह रहे हैं, तो आप तो एक आपके पास एक आ चुका है किस्म का जो उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, तो आप तो वहां पे क्लैशर को भी निकाल लेते। तो कल कलाम को आपने वो देखे ना, एक बड़ा हादसा हुआ जहाँ पे 6-7 बंदे जो एक वो लेडी ने कुचल दिए, तो अब वो ज़हनी मरीजा बन के जो है वो छूट भी रही है, छूट भी जाएगी। तो क्या आप ऐसी ज़हनी मरीजा नहीं बन सकती? नहीं, मैं ऐसी ज़हनी मरीजा नहीं बन सकती, क्योंकि एक तो ये मैटर है, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैंने इस सारे मैटर के बाद ना तो औरत कार्ड खेला है, जिसको कहा जाए कि मजलूमियत का लिबादा ओढ़ के तो मैंने सबकी हमदर्दी ली हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि एक तो मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, मेरे फादर ने मुझे कॉन्फिडेंट किया है कि हाउ टू फेस द सिचुएशन, हाउ टू फेस द सर्कमस्टांसेस। तो रोने धोने की तो बात ही कोई नहीं है, हमारी राइट की बात है, हमारा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, हमारे पे अटैक किया गया है, तो इसके लिए स्टैंड लेना ये मेरा राइट है, और मैंने वो राइट अपना यूज किया है। अब अगर मुझे ये थ्रेट करते हैं या मुझे ये कहते हैं कि अपनी एफआईआर वापस ले लो, तो मैं क्यों लूं? ये चीज उनको पहले सोचनी चाहिए थी। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसके ही ऑफिस में आपने आके इतना हंगामा किया, उसके ऑफिस पे धावा बोल दिया किस्म का आके 7-8 लोगों के साथ, और बात किया थी छोटा सा रिमांड जो कि मैंने फॉरवर्ड किया था, और वो करना भी मैजिस्ट्रेट ने था, क्योंकि पावर मैजिस्ट्रेट की होती है, प्रोसिक्यूटर ने तो उसको फॉरवर्ड करना होता है। इतनी सी बात पे इन लोगों को जो है वो सारे का सारा उन्होंने इस चीज को सियासी रंग दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि जी तो जी नून लीग करवा रही है, हम पे तो ऐसा हुआ तो वैसा। बिल्कुल गलत एलिगेशन है। ना तो आज तक मुझे नून लीग में से किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की है इस सेंस में कि आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पीटीए के खिलाफ बोलें, और ना ही किसी ने मुझे इंस्टिगेट किया। ऐसी कोई बात नहीं है, सारी बेबुनियाद बातें, बिल्कुल फजूल बातें, फजूल बात है। अच्छा, क्या अब जारी बात है अब केस भी उनके खिलाफ रजिस्टर हो चुका है, और क्या कहाँ तक ये मामला पहुंचा है? क्या उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा या ये केस यहीं पे रफा दफा हो जाएगा? जो नॉमिनेटेड लोग थे, जिसमें चंगेज खान काकड़, गुलजार अवान, अयूब सियालवी, एजाज और एक और थे, ये मतलब 5 लोगों को जिनको नॉमिनेट किया था, उनको उन्होंने अरेस्ट करना था, लेकिन वो अपनी प्री अरेस्ट जो बेल है वो करवा चुके हैं, जो कि कंफर्म नहीं हुई। उसके लिए 4 सितंबर की डेट है। ठीक है। तो उस दौरान वो शामिल तफ्तीश होंगे, हमें भी इसमें किया जाएगा, हम अपना बयान लिखवाएंगे, वो अपना करवाएंगे। उसके बाद फिर आर्गुमेंट होंगे 4 को, तो फिर देखते हैं कि बेल कंफर्म होती है या क्या होती है। आप क्या समझती हैं कि ये जो आप एक राइट स्टांस था आपका, अपने किस्म का कानून की पासदारी करते हुए
ये सब कुछ आपने इल्जामात, कैरेक्टर असैसिनेशन और ये जो एक जिसे कहते हैं, ये बहुत छोटे अल्फाज हैं, लेकिन जो आपके साथ वहां पर बीता या आपके साथ जो हुआ वो लाजमी बात है। जिस तरह आप बयान कर रही है वो वाकई एक जो कंडेमेबल है, और एक ऐसे ऐसे लोगों के हवाले से जो दिखाते हैं कि हम जी बहुत बड़े रोल मॉडल हैं सोसाइटी के। तो क्या आप कभी भी इस हवाले से, जारी बात आप खातून हैं, आपको एक डर भी होता होगा या इस चीज के हवाले से आपके दिल में एक चीज वहम भी होगा कि आगे पूरा कैरियर पड़ा हुआ है, तो क्या आप कभी इस हवाले से कोई ऐसी जो एक होती है अंडरस्टैंडिंग की तरफ तो नहीं जा रही? मेरे फादर ने एफआईआर रजिस्टर करवाने से पहले मुझे कहा था कि बेटा आपका करियर है, आपने जॉब यहाँ पर करनी है फैसलाबाद में, तो हम एफआईआर की तरफ नहीं जाते, मतलब हम छोड़ देते हैं, जो भी हुआ सो हुआ। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, कोर्ट में मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ, और हमारा मोनोग्राम है जो हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की वेबसाइट पे है ना, वो है क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। मतलब हमने फैक्ट्स को सामने लेके आना होता है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने मुलजिम को फांसी चढ़ा देनी है या उसके खिलाफ हो जाना, ना हमारा मकसद है हमने कंप्लेनेंट की फेवर करनी है। हमारे जो भी फैक्ट्स हैं, रियल फैक्ट्स हैं, हमने सामने लेके आने होते हैं। तो मैंने वही किए हैं। तो मैंने इस तरह का कोई गलत काम नहीं किया जिसपे मुझे कोई शर्मिंदगी हो या मुझे ये लगे कि ये इलीगल मैंने काम किया है। हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारे साथ जो है वो जुल्म भी हुआ है, ज्यादती हुई है, तो मैंने उसके खिलाफ स्टैंड लेना है, तो मैंने एफआईआर करवानी है। आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कहाँ पे खड़ा है, आपके साथ है? नो। अच्छा, वो भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि ये जो कब्जा ग्रुप तरह का ग्रुप है, एक प्रेशर ग्रुप आप इसको कह सकते हैं। ना सिर्फ इन्होंने फैसलाबाद बार को अपने साथ मिला लिया है, बल्कि इन्होंने बाकी प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है उसको भी एक किस्म का कह सकते हैं कि अपने साथ मिला लिया है। तो इस टाइम मैं और मेरे फादर अकेले खड़े हैं, ऊपर अल्लाह की ज़ात है, नीचे हम दोनों हैं। अल्लाह ताला आपको सहरिश आरिफ साहबा कामयाब करे, और अल्लाह ताला आपको इसमें, देखें आप खातून है, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, और आपके ऊपर जो है वो हम कोशिश करेंगे कि दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ लें, दूसरी पार्टी को भी जो है वो हम मौका दें, और वो क्या इस हवाले से कहती है, उनका क्या स्टांस है। लेकिन जो ज्यादती है उसके ऊपर लाजमी तौर पे जस्टिस को जो है वो अपना, जिसे कहते हैं, दिखाना चाहिए कि हम बाकी एक जो है महज़ूब कौम है। जाते जाते क्या कहेंगी, ऐसा क्या चीज है जो आप हुकूमत से या अपने खास जो आपने कह दिया कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी नहीं खड़ा हुआ, चीफ जस्टिस से क्या कहेंगी कि क्या आप जैसी खवातीन कई ऐसी जो रोजाना की बुनियाद पे ऐसे हिरास होती हैं, ऐसे ही किसी के कहने पर जो है वो एक किस्म का साइन करती हैं, मोहरे लगवाती हैं, लगाते हैं, तो ये सारा अमल जो है एक किस्म का हमारे यहाँ पे हो रहा है बदकिस्मती से। कोई जो भी एक इन्फ्लुएंसर होता है या जो भी एक इन्फ्लुएंस रखता है किसी भी सोसाइटी में या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो अपना वो यूज करता है। तो नाइंसाफी इसी वजह से प्रिवेल हो रही, इसीलिए बढ़ रही है। तो क्या क्या कहेंगे हुकूमत से या अपने इदारे से? एक तो मैंने ये है कि लेटर जो है वो जस्टिस आलिया नीलम को लिखा है, और दूसरा मरियम नवाज साहिबा को भी लिखा है। दूसरा मैं चीफ जस्टिस साहब से भी ये कहूंगी कि एक खातून के लिए क्या पाकिस्तान में काम करना कोई गुनाह है या सजा है? अगर वो पूरे फैसलाबाद में बल्कि पूरे पंजाब में वो 7th नंबर पे मेरिट पे है, इसका मतलब है उसके अंदर कोई तो कैपेबिलिटी, कोई क्वालिटी तो होगी ना, जो कि पीपीएससी ने उसको क्वालिफाई जो है वो करके यहाँ पर भेजा है, पॉइंट करके भेजा है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन भी पूछना है आपसे, और ये बोलना है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या है, हम किस तरह अपने घरों से निकलें, हम किस तरह जॉब्स करें, या फिर हम अगर हम थ्रेट करते हैं, मेरे फादर को कहा कि आपने वकालत करनी है नहीं करनी, आपकी बेटी ने जॉब करनी है नहीं करनी, इसका क्या मतलब है? मतलब इस तरह हम लोग फिर घरों में बैठ जाए। इतनी एजुकेशन जो मेरी क्वालिफिकेशन हुई है, मेरे फादर ने इतनी मेहनत से जो मुझे पढ़ा के इस मुकाम पे वो लेके आए, तो मैं सारा कुछ छोड़ के घर बैठ जाऊँ? हम लोग क्या करें? मतलब एक खातून होने की वजह से उन लोगों ने इतना कुछ कहा, अभी भी स्टिल कह रहे हैं। मतलब इन्होंने पूरा ग्रुप तैयार किया हुआ है लेडी लॉयर्स का, जो कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है फेसबुक पे, और ये इनकी इमा पे कर रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल रेड हुई हुई आप, क्या मुझे लग रहा है कि जैसे आप 2-4 दिन से सोई भी नहीं है। एग्जैक्टली मैं 2-4 दिन से बिल्कुल, जब से ये इंसिडेंट हुआ मैं सही तरह से सो ही नहीं पाई। मैं सोच रही हूँ कि वेयर इज जस्टिस? हमने लॉ पढ़ा है और जस्टिस की बात हम सुनते हैं, पता चलता है कि हमारे मुल्क में जस्टिस प्रिवेल करता है। इतने हमने मैगजीन्स जो है उसके रिलेटेड पढ़े हैं, तो मेरे पे जब ये टाइम आया है तो मुझे जस्टिस नजर ही नहीं आ रहा। मतलब मैं इनिशिएटिव ले रही हूँ, मैं स्टैंड बाई हूँ अपने फैसले पे, मैं ट्रायल भी फेस करूंगी, ये लोग भी फेस करेंगे इंशाल्लाह, और इनको मैं कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगी। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि वो अभी तक स्टिल थ्रेट हमें कर रहे हैं कि आप केस को वापस ले लें और एफआईआर को वापस ले लें। तो मैं तो एफआईआर को वापस नहीं लूंगी, मैं इस केस के ट्रायल को फेस करूंगी, बिल्कुल मैं करूंगी, और मैं अपना जस्टिस जो है उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप वहाँ पर उसी जगह पर जाती हैं, उसी वहाँ पर ही आपका ऑफिस है, तो क्या आपको खतरा महसूस नहीं होता? जब ऐसे थ्रेट्स हैं आपको कि आपको कल को कोई ऐसा आपको जानी माली नुकसान पहुंचाया जा सकता? बिल्कुल है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, क्योंकि ये लोग अभी भी कुछ लोगों को जो है मेरे ऑफिस में भेज रहे हैं, वो आते हैं और बाकायदा हमें फॉलो भी किया जाता है। तो इस हवाले से हमने सिक्योरिटी के लिए भी अपने सीपीओ को एप्लीकेशन देनी है कि हमें सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए।
लाजमी तौर पे हाँ जी, सैयरा शारिफ साहबा अपना ख्याल रखें, और आप जारी बात है क्योंकि आपने एक सिस्टम को छेड़ा, आपने एक क्या कहते हैं कि ताकतवर जो है, आपका तबका भी ताकतवर है, लेकिन शायद वो जिसे कहते हैं कि वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की ताकत दब गई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपकी बार कहाँ पर खड़ी है? बार हमारी बाइस्ड है, और मतलब उन्होंने विक्टिम हम है, जुल्म हमारे साथ हुआ है, बजाय इसके कि वो हमें सुनते और हमारा साथ देते। उन्होंने मेरी और मेरे फादर की जो है वो फैसलाबाद की मेंबरशिप ही मनसूख कर दी। अच्छा। हाँ जी, और मतलब ये कि उनके डर की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो आगे नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि सारी बार उनकी तरफ खड़ी है, कुछ लोग हमारी तरफ, हमारी फेवर में भी हैं, लेकिन उन्होंने इतना प्रेशर डाला हुआ है कि वो ओपनली नहीं सामने आ रहे। और इसके साथ साथ मतलब ये जो मेंबरशिप इन्होंने हमारी सस्पेंड की है, इसकी क्या लॉजिक है? ना उन्होंने हमें शोकाज दिया, ना सदर साहब जो है वो अनवारुल हक वो हमसे मिलने आए, ना उन्होंने पूछा है कि आपका मैटर क्या है, ना सेक्रेटरी साहब जो राना मुर्तज़ा हकीम है उन्होंने किसी मैटर को देखा। मतलब एक मैगज़ीन होता है लॉ में कि नो बडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी भी पर्सन को सुने बगैर जो है आप उसके अगेंस्ट फैसला नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने किया है, हमारे अगेंस्ट फैसला कर दिया। और अब वो कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ जो है वो रेफरेंस पंजाब बार को भेजेंगे, आपके लाइसेंस भी सस्पेंड करवाएंगे। तो ये है फैसलाबाद, यहाँ पर बार जो है ना वो यहाँ पर खड़ी है। और ये एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का भी एक इम्तिहान है कि क्या वो स्टैंड करता है या क्या वो इस सारी सूरत हाल में आपका साथ देता है कि नहीं देता। तो ये तो आने वाले दिनों में ये भी वाज़ेह जरूर हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो इस वक्त जाते जाते आप अपने पूरे डिपार्टमेंट को क्या पैगाम देंगे? अपने डिपार्टमेंट को मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, कल को वो आपकी बेटी बहन के साथ भी हो सकता है। सो जब मैं वहां पर चीख रही थी, जब इन्होंने मेरे फादर की वो फेस पे कोई चीज मारी है, तो मुझे बाहर से पता चला है, प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि आपकी चीख की आवाज बाहर भी आई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि चीख की आवाज बाहर आई थी तो आप अंदर क्यों नहीं आए? आप अंदर आ सकते थे, आपको पता है कि अंदर से आवाजें आ रही हैं लड़ने की, और आप अंदर आके उसको छुड़ा सकते थे। लेकिन हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है ना, ये वेट करते हैं कि कोई इंसान जो है मर जाए, वो मर जाए तो उसकी फिर एक सैड सी पोस्ट लगाई जाए, फिर कैंडल्स लेके निकला जाए, उसके लिए इंसाफ जो है वो कहा जाए। क्योंकि मेरी फैसलाबाद बार के अक्सर लोगों ने, जो ये इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ था डॉक्टर मोमिता का, उसकी हक में बहुत पोस्टें लगाई हुई थी कि, और एक स्पेशल पोस्ट है वो वायरल हो रही थी कि तियां सांझियां हुई हैं। तो मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरे लिए किसी ने पोस्ट नहीं लगाई, किसी से एक सिंगल पर्सन ने मेरे हक में पोस्ट नहीं लगाई। हालांकि सबको पता है मेरे फादर एक बहुत शरीफ इंसान है, उन्होंने जितनी भी प्रैक्टिस की है और वो बिल्कुल उन्होंने हलाल कमाया और हलाल हमें खिलाया। और डे फर्स्ट में उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आपने करप्शन नहीं करनी, मैंने नहीं की, आपने भी नहीं करनी। और मैंने पहले दिन अपने क्लर्क से आके कहा था कि हम चालान चेक करते हैं, स्क्रूटनी वर्क करते हैं, मेरे नाम पे आपने कोई पैसे नहीं लेने, कोई करप्शन नहीं करनी। और अब तब से लेके अब तक आप मेरे डिपार्टमेंट से इंक्वायर कर सकते हैं कि मेरे नाम पे मैंने कभी कोई 1 रुपया भी किसी से लिया हो। मेरी कोर्ट से पता करवाया जा सकता है कि मैं वहां पर कितनी ड्यूटीफुल हूँ। जजेस आपको बताएंगे कि मैं कितने टाइम पे आती हूँ, क्या मैं वहां पर काम करती हूँ और कितने बजे मैं घर जाती हूँ। सैयरा शारिफ साहबा, मैं देखें आपको यहाँ पर दावत दी, आपके ऊपर एक ये सानिया या एक वाक़या हुआ, तो आप बिल्कुल भी इस हवाले से आप अकेली नहीं हैं, जिसे कहते हैं हम जैसे लोग आपके साथ हैं, और ज़रूर आपकी आवाज़ को जो है वो आगे भी पहुँचाएंगे, और ज़ाहिर बात है दूसरी पार्टी का भी हम मौका लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो वाज़े तौर पर है कि आपको कभी भी इसमें अपना बददिल नहीं होना, और कभी भी अपने आप को ये आप डिप्रेस फील मत करें कि कोई आपके साथ, ये देखिए हम आपके साथ हैं तो हम यहाँ पर आपके साथ बात कर रहे हैं, और ये जो आपकी बात है ये दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और यही हमारा मोटिव है नाज़रीन कि हम किसी के साथ भी कोई भी वाकया या कोई भी ऐसे सानिया हो या कोई भी समझे कि वो अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना चाहता है किसी भी नाइंसाफ़ी लाकानूनियत के खिलाफ, तो हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा उनके लिए हाजिर होगा। बाकी सैयरा शारिफ साहबा को अल्लाह ताला इंसाफ फराहम करे, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं वो उनका मदावा करे, और अल्लाह ताला उन लोगों को भी हिदायत दे जो ताकत के नशे में आकर दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते। सैयरा शारिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और आपने तमाम तर चीज़ें क्लियर की, और जो आपके साथ वाक़या बीता हुआ आपने एक किस्म का डिटेल में हमारी ऑडियंस को भी समझाया और बताया। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। आपके फीडबैक का कमेंट्स की सूरत में इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।